नमस्कार, जय हिंद। मैं अंकित मिश्र सफ़र सीएचएस के इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज से हम स्टार्ट करने चल रहे हैं सीएचएस के लिए बहुत ही शानदार सी प्रैक्टिस सेट क्लास। और आज के प्रैक्टिस सेट में हम साइंस में बायोलॉजी के क्वेश्चन करेंगे और बायोलॉजी के पूरे 20 क्वेश्चन करेंगे। और ये पूरे जो हमारे 20 क्वेश्चन हैं ये आपके जो सेल चैप्टर है उससे संबंधित होने वाले हैं। जो यहाँ पर हिंदी के क्वेश्चन आपको दिख रहे हैं, इसके इंग्लिश टर्म्स जितने हो सकेंगे मैं आपको बताने का प्रयास करूंगा। तो आप लोग पूरे वीडियो को देखिएगा और कमेंट बॉक्स में लिखिएगा कि इन 20 क्वेश्चन में आपके कितने क्वेश्चन सही हुए हैं। ठीक है दोस्तों, और अगर इसकी PDF फाइल की प्राप्त करते हैं और जरूरी स्टडी मटेरियल हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पर मिल जाएंगे। अगर आप लोग हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं तो हमारा ऑफिशियल नंबर है 9580482638। इस हमारे दोस्तों ग्रुप पर आप हमको इस हमारे जो हमारा नंबर ऑफिशियल नंबर है इस पर आप हमको हाई लिख कर भेज दीजिएगा। मैं आपको अपने व्हाट्सएप ग्रुप में ज्वाइन कर दूंगा। वहाँ से आप लोग क्या हो सकेंगे, वहाँ से आप लोगों को जरूरी स्टडी मटेरियल और इसकी PDF फाइल मिल सकेगी। तो चलिए दोस्तों, आप किसी प्रकार की देर ना करते हुए सीधे अपने पहले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। पहले क्वेश्चन है कि जीवित कोशिका को सर्वप्रथम देखा था। तो यहाँ पर दोस्तों कह रहे हैं कि जो आपके क्या होते हैं, जो लिविंग सेल्स होती हैं उसको सर्वप्रथम देखा किसने था। ठीक है दोस्तों, ये आपसे पूछ रहे हैं। तो रॉबर्ट हुक ने, लीवेनहॉक ने, स्लाइडेन एवं स्वान ने या फिर रॉबर्ट ब्राउन ने। तो आपके नाम तो ऐसे ही रहते हैं। आपको लिविंग जो सेल्स होती हैं उनको सर्वप्रथम किसने देखा था ये आपको बताना है। तो बिल्कुल सही हो जाएगा, जिनका आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर बी, लीवेनहॉक ने। तो लीवेनहॉक ने सर्वप्रथम जीवित कोशिका को देखा था। ये बहुत ही ज़्यादा परीक्षा में पूछ ली जाती है। अच्छा, ये पूछ ले कि सेल की डिस्कवरी किसने की थी। सेल की आपके डिस्कवरी तो आपको पता होना चाहिए कि आपकी जो सेल है इसकी खोज की थी आपके रॉबर्ट हुक महोदय ने 1665 ईस्वी में। कब? 1665 ईस्वी में। इसके अलावा बात करते हैं रॉबर्ट ब्राउन की। तो रॉबर्ट ब्राउन ने न्यूक्लियस की खोज की थी, कहें तो केंद्रक की खोज की थी, न्यूक्लियस की। ठीक है, ये बात बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और स्लाइडेन एवं स्वान की बात करते हैं तो इन्होंने सेल थ्योरी दी थी। क्या दी थी इन्होंने सेल थ्योरी दी थी। सेल थ्योरी का मतलब होता है कि इन्होंने कोशिका सिद्धांत दिया था कि कोशिका किस प्रकार की चीज़ें होती हैं। तो ये बातें आपको बहुत ही अच्छी तरीके से पता होना चाहिए कि जीवित कोशिका को लीवेनहॉक ने देखा। केंद्रक दोस्तों होता है कोशिका का एक मतलब कोशिका का एक अंग ही होता है, एक पार्ट ही होता है जो बहुत मेन पार्ट होता है, केंद्रक। इसकी खोज रॉबर्ट ब्राउन ने की और सेल थ्योरी किसने दी, स्लाइडेन एवं स्वान ने। तो इतनी बातों को नोट कर लीजिए। चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया कि कोशिका सिद्धांत किसने दिया था। कोशिका सिद्धांत किसने दिया था, बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आपके लिए है। तो अभी आपको पीछे मैंने बताया कोशिका सिद्धांत को इंग्लिश में कहेंगे कि सेल थ्योरी। सेल थ्योरी आपके किसने दिया था ये पूछ रहा है आपसे। तो सेल थ्योरी स्लाइडेन व स्वान ने, रॉबर्ट हुक ने, नाल व रस्का ने या फिर मेलपीक्यू व विर्चुओ ने। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है। और जो इंग्लिश टर्म्स हैं मैं आपको बताते हुए चल रहा हूं तो आप लोगों को दिक्कत नहीं होगी जो इंग्लिश मीडियम से हैं। थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ आप करते चलिए, क्योंकि मैं आपको बिल्कुल फ्री में क्लासें प्रोवाइड कर रहा हूं। बिल्कुल फ्री में क्लासें आपको प्रोवाइड कर रहा हूं और सारे आपको अधिक से अधिक पैसे वसूल रहे हैं। मैं आपको फ्री में क्लासें भी प्रोवाइड कर रहा हूँ, प्रैक्टिस सेट भी आपके लिए ला रहा हूँ। तो आप थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज़ करिए, जो इंग्लिश टर्म्स बता रहा हूँ उसको आप नोट कर लीजिए और क्वेश्चन का आंसर अच्छी तरीके से दीजिए। और कमेंट बॉक्स में ये भी बताइए कि आपकी सीरीज आपके लिए कितनी इंपॉर्टेंट है, क्या आप लोग चाहते हैं कि सीरीज इसी प्रकार से चलती रहे। तो सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर 1, स्लाइडेन एवं स्वान ने कोशिका सिद्धांत सेल थ्योरी दिया था। ऊपर मैंने आपको बताया था। ऐसे क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाएंगे। सेल चैप्टर से 1 से 2 क्वेश्चन आपके पेपर में आना बिल्कुल तय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जीवन की इकाई है। ठीक है, आपके यूनिट ऑफ लाइफ। यूनिट ऑफ लाइफ तो यूनिट ऑफ लाइफ क्या है दोस्तों आपसे पूछ रहा है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जीवन की इकाई क्या है, जीन है, DNA है, जीव है या फिर कोशिका है। तो बताएंगे कि सही उत्तर क्या बन जाएगा। जी हाँ दोस्तों, बिल्कुल सही उत्तर बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी, कोशिका। दोस्तों क्या है कि जो सेल है ये आपके यूनिट ऑफ क्या है, यूनिट ऑफ लाइफ है, जीवन की इकाई है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ, कि जीव द्रव्य शब्द का सर्वप्रथम उपयोग किया था। जीव द्रव्य को दोस्तों इंग्लिश में कहते हैं प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म तो इंग्लिश का टर्म से याद रख लीजिए कि प्रोटोप्लाज्म से कहते हैं। जो प्रोटोप्लाज्म है ये जो टर्म है सर्वप्रथम किसने इसको यूज किया था ये आपसे पूछ रहे हैं कि हक्सले ने, डुजार्डिन ने, पुरकिंजे ने या फिर ह्यूगो वान मॉल ने। बहुत इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है दोस्तों। सही उत्तर क्या बन जाएगा दोस्तों, यहाँ पर सही उत्तर क्या बन जाएगा बताइएगा आपके। और जी हाँ दोस्तों, जिसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पुरकिंजे। तो पुरकिंजे एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने सर्वप्रथम प्रोटोप्लाज्म शब्द का प्रयोग किया था। बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये प्रोटोप्लाज्म जो जीव द्रव्य की खोज किसने की थी, तो खोज की थी आपके डुजार्डिन ने, लेकिन ये शब्द का प्रयोग आपको किया था किसने, पुरकिंजे ने। तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछ ले कि प्रोटोप्लाज्म को डिस्कवर्ड बाई डुजार्डिन एंड आपके इसका नामकरण किसने किया, तो इसका जो नामकरण है दोस्तों, नाम दिया था आपके पुरकिंजे ने। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं कि जीव द्रव्य के लिए मतलब प्रोटोप्लाज्म के लिए सार्कोड के प्रयुक्त किया गया था। मतलब कि आपने सुना कि जो पुरकिंजे साहब हैं उन्होंने तो इसे क्या कर दिया, उन्होंने तो इसे प्रोटोप्लाज्म कहा, प्रोटोप्लाज्म।
लेकिन इसे सारकोड किसने कहा था? सारकोड किसने कहा था पूछ रहा है। डुजार्डिन ने, पुरकिंजे ने, वान मॉल ने या फिर हक्सेल ने? तो सही उत्तर यहाँ पर दोस्तों बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी, वान मॉल ने। वान मॉल ने उसने क्या किया था? आपके जीव द्रव्य के लिए सारकोड शब्द का प्रयोग किया था, प्रोटोप्लाज्म के लिए सारकोड शब्द का प्रयोग किया था वान मॉल ने। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ पर दिया गया कि पूर्व केंद्रीय कोशिका में नहीं पाया जाता है, पूर्व केंद्रीय कोशिका में नहीं पाया जाता है माइटोकॉन्ड्रिया, डीएनए, आपके 70 प्रकार का राइबोसोम या फिर कोशिका भित्ति। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट सा क्वेश्चन है दोस्तों। इसका कहने का पूर्व केंद्रीय कोशिका मतलब होता है कि जो आपके प्रोकैरियोटिक जो होते हैं, प्रोकैरियोटिक इंग्लिश में कहते हैं, तो प्रोकैरियोटिक जो आपके प्रोकैरियोटिक जो ऑर्गेनेल्स होते हैं, ऑर्गेनेल्स, उनमें क्या नहीं पाया जाता, उसमें क्या फाउंड नहीं होता है? तो आपकी माइटोकॉन्ड्रिया, डीएनए, 70s राइबोसोम या फिर कोशिका भित्ति। तो सही उत्तर बन जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए, माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पाया जाता। क्या? माइटोकॉन्ड्रिया, जिसे हिंदी में सूत्रकणिका कहते हैं, इंग्लिश में माइटोकॉन्ड्रिया ही कहते हैं। तो ए ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिल्कुल सही आंसर आपका बन जाता है, बिल्कुल सही आंसर आपका बन जाता है। आगे बढ़ करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 7 यहाँ पर दिया गया कि केंद्रक की वह संरचना जो राइबोसोम निर्माण का प्रमुख स्रोत होती है। तो आपको केंद्रक की वह संरचना बताना है, मतलब न्यूक्लियस की आपकी वह स्ट्रक्चर बतानी है जो राइबोसोम को इंग्लिश में राइबोसोम ही कहते हैं, इसके निर्माण में, इसके क्या करने में, इसको निर्माण करने में, इसको बनाने में प्रमुख स्रोत होती है। तो क्या बनाती है पूछ रहा है? केंद्रक कला, केंद्रक द्रव्य, केंद्रिका या फिर गुणसूत्रीय जालक। समझ रहे होंगे, आपके समझ में आ रहा होगा कि जो केंद्रक हो दोस्तों, उस केंद्रक में एक संरचना ऐसी होती है जो राइबोसोम का निर्माण करती है। उस संरचना कौन सी है, यही आपको बताना है। ठीक है दोस्तों, ऐसे ही क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जाते हैं, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को उठाकर देख लीजिए। और ये जो क्लास होने वाली है, ये CHS के लिए, सेंट्रल हिंदू स्कूल में क्लास 9th एंड क्लास 11th के लिए इंपॉर्टेंट है। 6 वाले बच्चों के लिए ऊपर से चला जाएगा क्योंकि उनके लिए हाई बन जाएगा। तो क्लास 9th एंड 11th वाले अच्छी तरीके से देखें, उनको निश्चित तौर पर फायदा मिलेगा। ठीक है, क्योंकि ये लेवल आपके पेपर में आता ही आता है। तो यहाँ पर सही उत्तर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी, जो केंद्रिका होती है, यह एक ऐसा स्ट्रक्चर होती है। केंद्रिका को इंग्लिश में कहते हैं न्यूक्लियोलस, तो न्यूक्लियोलस कहते हैं आपके इंग्लिश में। केंद्रिका की बात करते हैं तो यह ऐसी स्ट्रक्चर होती है जो राइबोसोम का निर्माण करती है। तो ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और राइबोसोम को आपके द फैक्ट्री ऑफ प्रोटीन कहते हैं। ठीक है, प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ चलते हैं कि केंद्रक कला का निर्माण किस कोशिकांग द्वारा होता है? केंद्रक कला को इंग्लिश में कहते हैं, क्या कहते हैं? इंग्लिश में से क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। क्या कहते हैं? सेल मेम्ब्रेन। तो उस सेल मेम्ब्रेन की अगर हम बात करें तो सेल मेम्ब्रेन का निर्माण किस कोशिका में, किस ऑर्गेनिज्म आपके होता है, आपको बता रहा है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन इसका निर्माण करता है? अंतःप्रद्रवी जालिका, हरितलवक, माइटोकॉन्ड्रिया, फिर गोल्जिका में। कहाँ पर आपके सेल मेम्ब्रेन का निर्माण होता है? बताएंगे किसी उत्तर क्या बन जाएगा? दोस्तों बिल्कुल सही बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी, गोल्जिका है। तो केंद्रक कला का निर्माण कहाँ होता है? तो केंद्रक कला का निर्माण आपकी गोल्जिका में होता है। आपके इंग्लिश में से गोल्जी एपरेटस ही कहते हैं, गोल्जी एपरेटस कहते हैं। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। जिनको ये क्वेश्चन ना पता हो, जो उसको एक नोटबुक बनाकर चलिए, प्रैक्टिस सेट नाम डालिए CHS का। जो क्वेश्चन लिखा रहा हूँ उस क्वेश्चन को नोट करके याद करते चलिए। अच्छा बताइए कि गुणसूत्र की खोज किसने की? गुणसूत्र को इंग्लिश में क्रोमोसोम कहते हैं, तो हु वाज डिस्कवर्ड क्रोमोसोम आपको बताना है। तो क्रोमोसोम जो गुणसूत्र की खोज किसने की? स्ट्रासबर्गर ने, वाल्डेयर ने, फोंटाना ने, हक्सले ने। तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। तो बताएंगे कि उत्तर क्या बन जाएगा? बिल्कुल सही बन जाएगा, जिसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, स्ट्रासबर्गर ने आपकी गुणसूत्र की खोज, क्रोमोसोम की खोज की थी। आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ की आनुवंशिकी की इकाई है। आनुवंशिकी की आपके इकाई आपसे पूछ रहा है, DNA, RNA, जीन या फिर गुणसूत्र। तो दोस्तों आपके जीन बात करते हैं, जीन। तो जीन आपके आनुवंशिकी इकाई होती है। ये इस क्वेश्चन की बात करें दोस्तों तो ये प्रीवियस ईयर में आप देख लेंगे तो वहाँ पर एक क्वेश्चन ये पूछा गया है। ये आपके प्रीवियस ईयर का एक क्वेश्चन रिपीट है। क्वेश्चन ये पूछा गया था क्लास 9th के एग्जाम में कि आनुवंशिकी की इकाई क्या होती है? तो आपके जीन होती है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ की माइटोकॉन्ड्रिया का संबंध है। माइटोकॉन्ड्रिया का आपके किससे रिलेटेड है? आपसे पूछ रहा है श्वसन से, उपापचय से, प्रकाश संश्लेषण से, वृद्धि से। मतलब कहने को पूछ रहा है कि माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या है, इसका कहने का मतलब ये है। तो सही उत्तर बन जाएगा ऑप्शन नंबर 1, श्वसन करता है दोस्तों। आपके रेस्पायरेशन में भाग लेता है कौन? आपके माइटोकॉन्ड्रिया पार्टिसिपेट इन रेस्पायरेशन। माइटोकॉन्ड्रिया आपके रेस्पायरेशन में पार्टिसिपेट करता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपके लिए बन जाता है। और श्वसन के माध्यम से यह आपकी क्या करता है दोस्तों? एनर्जी का प्रोडक्शन करता है, आपकी प्रोडक्शन करता है।
और इसकी जो एनर्जी होती है किस फॉर्म में होती है आपकी एटीपी की फॉर्म में होती है, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट की फॉर्म में होती है। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ कि माइटोकॉन्ड्रिया के मध्य पाई जाने वाली अंगुली नुमा संरचना है। अंगुली नुमा संरचना क्या है आपके माइटोकॉन्ड्रिया के मध्य पाई जाने वाली, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप किसे क्या कहते हैं, ये फोन कण कहते हैं, क्रिस्टी कहते हैं, माइटोकॉन्ड्रिया डीएनए कहते हैं, फिर मैट्रिक्स कहते हैं। तो मैट्रिक्स तो आप जानते हैं उसके अंदर जो फ्लूइड पाया जाता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंतर्गत जो तरल पाया जाता है उसके अंदर जल की तरह आपके जो फ्लूइड पाया जाता है उसे तो मैट्रिक्स कहते हैं। इसके अलावा माइटोकॉन्ड्रिया के मध्य जो आपकी अंगुली नुमा ऐसी जब इसकी होती है ऐसे, उसके अंदर की जो संरचना होती है ऐसे ऐसे होती है, तो आपकी अंगुली नुमा होती है। तो इस अंगुली नुमा संरचना को क्या कहते हैं, ये आपसे मूल रूप से यहाँ पर पूछ रहा है। तो सही उत्तर मिल जाएगा ऑप्शन नंबर बी क्रिस्टी। माइटोकॉन्ड्रिया में उपस्थित जो आपके खांचे के कारण दोस्तों क्रिस्टी संरचना अंगुली नुमा होती है। क्रिस्टी संरचना क्या होती है आपकी अंगुली नुमा होती है, क्रिस्टी के बारे में याद रखेंगे। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की तरफ कि रंग के आधार पर लवक कितने प्रकार के होते हैं। आपके पास ऑप्शन है 2 प्रकार के, 3 प्रकार के, 4 प्रकार के, फिर 5 प्रकार के। तो जो आपके लवक की बात करते हैं इंग्लिश में कहते हैं इसे प्लास्टिड। क्या कहलाते हैं आपके, इसे प्लास्टिड कहते हैं। प्लास्टिड आपके जो रंग के आधार पर, कलर के आधार पर इनके कितने प्रकार होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, 2, 3, 4, 5। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन आपके लिए बन रहा है। सही उत्तर बन जाएगा ऑप्शन नंबर बी 3 प्रकार के होते हैं, क्योंकि 3 प्रकार के लवक आपके पाए जाते हैं रंग के आधार पर। एक होता है हरित लवक, क्या होता है, एक होता है आपका हरित लवक होता है, ठीक है दोस्तों। तो आप जान लीजिए कि एक होता है आपका हरित लवक। सेकंड की बात करते हैं, एक होता है वर्णी लवक, इंग्लिश में बता रहे हैं घबराइएगा मत, तो वर्णी लवक। और तीसरा होता है आपके अवर्णी लवक, अवर्णी लवक। दोस्तों हरित लवक को इंग्लिश में कहते हैं क्लोरोप्लास्ट, वर्णी लवक को इंग्लिश में कहते हैं क्रोमोप्लास्ट, और अवर्णी लवक को इंग्लिश में कहते हैं ल्यूकोप्लास्ट। तो इन 3 प्रकार के प्लास्टिड लवक पाए जाते हैं रंग के आधार पर। जो हरित लवक होता है इसका काम होता है भोजन को बनाना। वर्णी लवक जो क्रोमोप्लास्ट होता है इसका काम होता है आपके जो भी आपकी चीज़ें उनको रंग प्रदान करना, कलर प्रदान करना। और अवर्णी लवक जो होते हैं ल्यूकोप्लास्ट होते हैं, इनका काम होता है कि फूड को स्टोर करना। ठीक है, समझ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 14 की तरफ चलते हैं। ठीक है, कॉलर के आकार के बहुत सारे हरित लवक उपस्थित होते हैं। ठीक है, कॉलर के आकार के बहुत सारे हरित लवक उपस्थित होते हैं। कहाँ पर, यूरोथ्रिक्स में, स्पाइरोगायरा में, जिग्नेमा में, या फिर क्लेडोफोरा में। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि कॉलर के आकार के बहुत सारे हरित लवक उपस्थित कहाँ पर उपस्थित होते हैं। ये क्वेश्चन थोड़े लेवल का है, इससे इंपॉर्टेंट करके लिख लीजिएगा। ये क्वेश्चन बड़ा ही लेवल का है, हो सकता है कि आपके पेपर में पूछ ही ले कि कॉलर के आकार के हुए लवक कहाँ पर जाते हैं कि यूलोथ्रिक्स शैवाल में। यूलोथ्रिक्स शैवाल में, शैवाल जो होते हैं दोस्तों इसमें आपके हरित लवक पाए जाते हैं। उसमें जो होता है यूलोथ्रिक्स होता है, जिसमें जो होता है तो यूलोथ्रिक्स शैवाल होता है। इसमें आपके कॉलर के आकार के हरित लवक आपके क्लोरोप्लास्ट पाए जाते हैं। और शैवाल को इंग्लिश में क्या कहते हैं, एलगी कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ चलते हैं कि दोहरी बाहरी झिल्ली युक्त कोशिकांग है। दोहरी बाहरी झिल्ली युक्त मतलब एक हो उसके अंदर एक और हो, मतलब दोहरी झिल्ली युक्त हो। हरित लवक, राइबोसोम, तारक काय, लयन काय। ये बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए दोस्तों, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके लिए दोस्तों। तो सही उत्तर बन जाएगा कि जो हरित लवक होता है दोस्तों, जो हरित लवक होता है जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं, जिसे कहते हैं क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट। तो जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो दोहरी झिल्ली युक्त होता है। माइटोकॉन्ड्रिया दोहरी झिल्ली युक्त होता है। ऐसे बहुत सारे कोशिकांग हैं, आप यहाँ पर देखिए। क्वेश्चन नंबर 16 कि निम्न में से किस अंगक पर एक कलीय आवरण होता है। एक कलीय आवरण होता है, ये आपसे पूछना, मतलब कि मैंने अभी कहा कि दोहरी झिल्ली युक्त होते हैं, तो मतलब एक ही झिल्ली युक्त, मतलब एक कलीय आवरण, मतलब एक ही झिल्ली पाई जाती है। किसमें, आपके पेरोक्सिसोम में, ग्लाइऑक्सिसोम में, लयन काय में, या फिर उपरोक्त सभी। तो क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट आपके लिए बन रहा है, क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट आपके लिए बन रहा है। तो सही उत्तर बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी, उपरोक्त सभी। तो आपके उपरोक्त 3 जो अंगक हैं, इनमें तीनों अंगकों में आपकी एक कलीय आवरण क्या होता है, उपस्थित होता है। आपके पेरोक्सिसोम में, ग्लाइऑक्सिसोम में, और लयन काय में। लयन काय तो इंग्लिश में लाइसोसोम कहते हैं। क्या कहते हैं, लाइसोसोम कहते हैं। इसे कोशिका की आत्महत्या की थ्योरी कहते हैं। क्या कहते हैं, सुसाइडल बैग ऑफ सेल कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की तरफ कि लयन काय की खोज के लिए, मतलब कि लाइसोसोम की डिस्कवरी करने के लिए, लाइसोसोम, लयन का की खोज के लिए जो सी आपके डुवेन का नाम है। तो अगर ये क्वेश्चन पूछ ले कि लाइसोसोम की डिस्कवरी किसने की, मतलब आपके हुआ डिस्कवर्ड बाय आपके किसने, मतलब कि आपके लाइसोसोम की खोज की थी, तो आपके डुवे नाम के वैज्ञानिक, किसने, डुवे नाम के वैज्ञानिक ने। इनको किस वर्ष नोबेल प्राइज मिला, क्या मिला, नोबेल प्राइज मिला आपके लयन का की खोज के लिए। 1972 में, 1973 में, 1974 में, या फिर 1975 में। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही बन जाएगा कि आपके
1974 में। कब? 1974 में लायन काय की खोज के लिए, लाइसोसोम की डिस्कवरी के लिए डुवे को अब क्या मिला? नोबेल प्राइज मिला। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ कि अंतःप्रद्रव्ययी जालिका की खोज की थी। अंतःप्रद्रव्ययी जालिका किसे कहते हैं? इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो एंडोप्लाज्मिक जो रेटिकुलम है इसकी आपके किसने इसकी क्या की थी? खोज की थी। पोर्टर ने, पुरकिंजे ने, हक्सले ने या फिर आपके डार्विन ने। बड़ा अच्छा क्वेश्चन आपके लिए बन रहा है और सही उत्तर बन जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पोर्टर ने। किसने? आपकी पोर्टर ने क्या किया था कि अंतःप्रद्रव्ययी जालिका इंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की खोज की थी। आगे बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की तरफ की गोल्जी काय की उत्तल सतह कहलाती है। उसकी जो उत्तल सतह होती है क्या कहलाती है? समपक्ष सतह, निर्माणकारी सतह, दोनों ए और बी या फिर परिपक्व सतह। तो आपकी गोल्जी काय की उत्तल सतह क्या कहलाती है? ये आपसे क्वेश्चन बन रहा है। सही उत्तर बन जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी बन जाएगा कि गोल्जी काय की जो उत्तल सतह होती है वह समकक्ष या निर्माणकारी सतह, जबकि अवतल सतह जो होती है दोस्तों विपक्ष या परिपक्व सतह कहलाती है। परिपक्व सतह कौन होती है दोस्तों? जो परिपक्व सतह होती है वो आपके जो उसके अवतल होते हैं, उसका जो अवतल सतह होती है उसे परिपक्व सतह कहते हैं, और जो उसमें जो उत्तल सतह होती है उसे समकक्ष सतह या फिर आपके निर्माणकारी सतह कहते हैं। निर्माणकारी सतह फिर समकक्ष सतह कहते हैं आपकी उत्तल को। अगर अवतल पूछ ले तो परिपक्व सतह को सही टिक आपको लगाना है। आज के अपने अंतिम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये क्वेश्चन आपके CHS के पेपर में कई बार आपकी क्लास 9th और 11th में पूछा गया, तो याद रखिएगा कि कोशिका का प्राकृतिक भंडार गृह, समझ रहे हैं? भंडार गृह आपसे पूछ रहा है कि भी कहते हैं कि इसको लायन काय को, गोल्जी काय को, रिक्तिका को या फिर राइबोसोम को। तो मतलब आपकी क्या पूछ रहे हैं? भंडार गृह का मतलब होता है स्टोर रूम। स्टोर रूम तो आपके सेल का स्टोर रूम किसे कहते हैं? सेल का प्राकृतिक भंडार गृह किसे कहते हैं? सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, रिक्तिका को। किसको? रिक्तिका को कोशिका का प्राकृतिक भंडार गृह भी कहा जाता है। तो इस प्रकार के आज के हमारे 20 क्वेश्चन रहे। इन 20 क्वेश्चन के माध्यम से कई सारी चीज़ें मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। अगर आपको ये प्रैक्टिस सेट गुड लगा हो, इंपॉर्टेंट लगा हो, तो कमेंट करके बताइएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। और अगर आप लोगों के अधिक से अधिक कमेंट रहे तो बहुत जल्द इसके प्रैक्टिस सेट से 2 को लॉन्च किया जाएगा, जिसमें अन्य विषय को भी आपके किया जाएगा, अन्य विषय को भी कवर कराया जाएगा। हमारा टारगेट है कि आपको पेपर से पहले अधिक से अधिक क्वेश्चंस के आपके बीच में रख दिए जाएँ जो पेपर में आपसे पूछ सकते हैं, और इन्हीं क्वेश्चंस के माध्यम से अतिरिक्त थ्योरी भी आपकी कंप्लीट करा दी जाए। दोस्तों, इस चैनल की स्थापना ही मैंने आपके CHS के लिए की और भी आपके सफर CHS चैनल मैंने इसलिए बनाया है। हमारे ऑफिशियल नंबर मैंने आपको शुरू में बताया था कि 9580482638। ठीक है दोस्तों, इस पर हमको आप हाई लिख कर भेज दीजिएगा और कह दीजिएगा कि सर हमको आप CHS के ग्रुप में जोड़ दीजिए। तो अपने टारगेट CHS के ग्रुप में आपको जोड़ देंगे, जहाँ पर दैनिक के आपको आपके स्टडी मटेरियल, इसके अलावा दोस्तों आपको इस जो हमारे क्वेश्चन यहाँ पर कराएंगे उस क्वेश्चन की PDF फाइल वगैरह, और जो भी आपके डाउट्स होंगे वहाँ पर फ़ोन कॉल के माध्यम से हम आपके दूर करते रहते हैं। तो इस प्रकार से आप हमसे जुड़े रहेंगे। चलिए दोस्तों, इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को बगल में प्रेस कर लीजिएगा, जिससे नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। चलिए दोस्तों, अगले वीडियो में एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ फिर होगी मुलाकात। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। मैं हूं अंकित मिश्र और आप देख रहे हैं सफर CHS। धन्यवाद।